अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो अब तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। मैं अजीब सी नजरों से काशी राम जी को देखता रहा। इन्होंने अपनी बीवी के खौफ से मेरा नाम प्रभु रख दिया था और अब मुझे इसी नाम से पुकार रहे थे। वैसे सीधा सच्चा आदमी मालूम होता था, काम भी मेरे सुपुर्द कर दिया था। इसके नतीजे में अगर 2 रोटियां मिल जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी अब कौन सा मेरा इख्तियार रह गया था कि ये काम करूं और वो काम ना करूं। जिंदगी अगर थोड़ी सी सुकून से गुजर जाए तो क्या हर्ज है। अब तो कोई बात भी अपने बारे में सोचना मज़े का खेज लगता था। ये करूं वो करूं सब बेकार है। बस जिंदगी की सांसें पूरी हो जाए, मौत अपनी मर्जी से मुझ तक पहुंच जाए, बस यही मेरी जिंदगी का मुशर्रफ रह गया है। अब इसमें कोई तब्दीली बेकार है। कोई मुझे प्रभु के नाम से पुकारे या मसूद के नाम से। जब जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रह गया तो इनके नामों में क्या हर्ज है। ठीक है मसूद अहमद, ठीक है, अब वक्त जो कह रहा है वही मुनासिब है। मैंने काशी राम से कहा, आपके दिया है महाराज, दिया है आपकी, मैं तैयार हूँ। अरे तो फिर बात ही क्या रह गई, मगर जरा नाश्ता कर लेना, इसके बाद बताएंगे। ये बात इसे पहले से पता चल गई तो सोचेगी कि घर के नौकर की खातिर मदारात हो रही है और नाश्ता उठाकर ले जाएगी। खा पी लेना, बाद में बताएंगे इसे कि तुम कौन हो और हम कौन। मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी थी। दोनों किरदार दिलचस्प थे, दोनों खासे पुरलुफ्त मियाँ बीवी मालूम होते थे। चलो अच्छा है, जहन हटाने में आसानी होगी। अब दिल पर लदे हुए इस बोझ को कहाँ तक अपने आप पर लादे रखूं। ठीक है, जैसे भी गुजरे वक्त की आवाज है, वक्त जो कहेगा वही सबसे मुनासिब होगा। कुछ देर के बाद काशी राम की धर्म पत्नी ने नाश्ता लाकर रख दिया। गरम पूरियां और आलू की भाजी। बहुत भूखा था, पल पड़ा। काशी राम जी कोई भजन गाने लगे थे। आप नाश्ता नहीं करेंगे पंडित जी, मैंने पूछा। डटे रहो प्रभु महाराज, भगवान ने अपने भाग में भैंस लिख दी है, इसी पर गुजारा कर रहे हैं, पंडित जी ने कहा। पंडिताइन मजीद गर्म पूरियां लेकर अंदर दाखिल हुई थी। पंडित जी की पुश्त इनकी जानिब थी और वो इस वक्त यही अल्फाज अदा कर रहे थे। पंडिताइन कुछ और समझी, पूरियां बड़े जोर से सामने रखी, थाली में पटकी और गुराए हुए लहजे में बोली, आज फैसला हो ही जाए पंडित जी, अब दूसरों के सामने भी मेरी जुबान खुलने लगी है। मैं भैंस हूँ, भैंस पर गुजारा कर रहे हो तुम। हरे राम हरे राम। अरे क्या बक रही है, कौन सी भैंस, कैसी भैंस। अरे प्रभु भैया गड़बड़ हो गई, जरा समझाओ देवी जी को कि हम क्या कह रहे थे। ऐ देवरानी, हम तो ये कह रहे थे कि हम नाश्ता वाश्ता नहीं करते, बल्कि वेद जी ने पेट की बीमारी ठीक करने के लिए इन बंद कर दिया है और भैंस के दूध पर गुजारा है। पंडित जी किसी और को चितराओ, तुम्हारे मुंह से कई बार ये बात सुन चुकी हूँ, पंडिताइन ने घुरा कर कहा। अरे प्रभु जी, अब पूरियां मुंह में ठूंसने जा रहे हो या कुछ बोलोगे भी। जरा बताओ तुम इन पंडिताइन को कि बात किस तरह हो रही थी, इनकी या भैंस की। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अरे भाई मैं इन पूरियों में से एक भी पूरी नहीं छीनूंगा, मेरी जान छुड़ा दे तू। पंडिताइन भगवान की सौगन, मैं तुम्हें भैंस नहीं कह रहा था, बल्कि जिक्र हो रहा था नाश्ते का। मैंने कहा भाई अपने भाग में बस भैंस का दूध दिखा है, इस पर गुजारा कर रहे हैं। हरे राम, तू तो हवाओं से लड़ती है। पंडित जी जुबान संभाल कर बात किया करो अपनी। मैं भी किसी ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ, तुमसे खरे थे मेरे पिता, क्या समझते हो तुम मुझे, खरे पंडित की बेटी और क्या। काशी राम ने जल्दी से कहा और मुझे हंसी आने लगी। पंडिताइन बकती झंकती अंदर चली गई थी और पंडित जी सीने पर फूंके मार रहे थे और इन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, प्रभु जी तुम भी बस अपने गन के पक्के हो, नाश्ता किए जा रहे हो, मेरी कोई मदद नहीं की तुमने। अब 3 दिन तक इसका मुंह फूला रहेगा। वैसे चलो अच्छा है, तुमसे जरा इत्मीनान से बातें हो जाएंगी। पंडित काफी दिलचस्प आदमी थे, मेरा भी जी लगने लगा। पंडिताइन ने बस आकर बर्तन उठाए थे और पंडित जी इनका चेहरा देखते रहे थे। कुछ देर के बाद पंडित जी ने कहा, तो फिर प्रभु भैया आओ हमारे साथ घर के पिछवाड़े, हमने अपनी दुकान खोली हुई है, आ जाओ आ जाओ, वहीं बैठकर तुम्हारे साथ सारी बातें करेंगे। घर का ये पिछवाड़ा एक चौड़ी गली था
और यहाँ पंडित जी ने वाकई अपने बैठने के लिए एक बड़े से कमरे जैसी जगह बना रखी थी। एक छोटा सा डेस्क रखा हुआ था और वहां पर चादर बिछी हुई थी। दरी चांदनी थी। पंडित जी डेस्क के पीछे बैठ गए और मैं इनके सामने थोड़े फासले पर। फिर मैंने इनसे पूछा, आप क्या करते हैं पंडित जी? बड़े महान हैं हम, बस भगवान जिस काम से 2 रोटी दे देता है वो कर लेते हैं। ज्योतिष विद्या भी जानते हैं, हालांकि सितारों से हमारी कभी नहीं बनी। हमें देखकर हमेशा उल्टे सीधे हो जाते हैं और मजाल है जो कभी सही बात बता दें। मगर एक बात है, इनका उल्टा सीधापन भी अपने काम आ जाता है। हम भी लोगों को इनके हाथ की रेखाएं देखकर उल्टी सीधी बातें ही बता देते हैं। बस जैसी सितारे वैसी बात, काम चल जाता है। इसके अलावा कभी किसी के घर में भजन कीर्तन हो तो भला पंडित काशी राम के बगैर कैसे हो सकते हैं। दक्षिणा भी ठीक ठाक ही मिल जाती है। कथा कह दी, काम चल गया। शादी ब्याह की मुहूर्तें निकाल दी, जिसका जो काम हो कर डाला। वैसे अपना सही धंधा ज्योतिषी है और प्रभु जी नमक खा चुके हो अपना, इसलिए विश्वास है कि नमक हरामी नहीं करोगे। बता चुके हैं हम तुम्हें कि हमें ज्योतिष व्योतिष नहीं आती। कहो कैसी रही? पंडित जी हंसने लगे। फिर बोले, अब 3 दिन तक तुम ऐश की उड़ाओ। मेहमान कह दिया है हमने तुम्हें। इसमें सारी बुराइयां हैं, मगर सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि जो बात एक बार कह दी जाए, इसमें मुंह फुला ले सो फुला ले, कोताही नहीं करती। 3 दिन तक मजे से हमारे मेहमान रहो और चौथे दिन इसका मुंह बिगड़े तो काम धंधा शुरू कर देना। मैं पंडित जी की बातों पर हंसता रहा था। फिर मैंने इनके पास बैठकर ये भी देखा कि इनका कारोबार ठीक ठाक चल रहा है। इक्का दुक्का लोग हाथ दिखाने भी आ जाते हैं और पंडित जी पूरी कहकशां जमीन पर उतार कर इसका जायजा लेकर इस शख्स के सितारे निकालते हैं और फिर इन सितारों के बारे में ऐसी बातें बताते हैं अपने ग्राहकों को कि न खुद पंडित जी की समझ में आए और ना इनकी समझ में आए। बहालत मजबूरी वो बेचारे पंडित जी की फीस अदा करके अपनी जान छुड़ाकर चले जाते हैं। अगर पंडित जी दी हुई हिदायत में से कुछ बातें वाकई कारआमद साबित हो गईं तो पंडित जी का बोलबाला। दिन बड़ा दिलचस्प गुजरा था। शाम को पंडित जी को कथा कहने कहीं जाना था। मुझसे कहने लगे, चलो मेरे साथ, कथा में बड़ा मजा आता है। अपनी कथा भी बस ऐसी ही होती है। लोगों को कभी कभी एतराज भी हो जाता है। भाई देखो ना, अब पढ़े लिखे तो है नहीं जो रामायण का हर सफा खंगाल डाले, गीता का एक एक लफ्ज पढ़ ले। जो जी में आती है सुना देते हैं। पब्लिक के कुछ लोग मुतमईन हो जाते हैं और कुछ तहकीकात करने लग जाते हैं। 1-2 दफा ऐसा भी हुआ कि तहकीक करने वालों ने गला पकड़ लिया, मगर तजर्बा है हमारा, जबान बंद करना आता है। चलोगे कथा में? फिर किसी दिन चलूंगा पंडित जी, आई रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारे आराम की जगह बता देते हैं। पीपल का एक दरख्त जो पंडित के घर के सहन के एक गोशे में था, मेरी रिहाइश गाह करार दिया गया। इसके नीचे बानों की चारपाई बिछा दी गई, एक लुटिया रख दी गई। बस इसके अलावा और क्या दरकार था। लेकिन इसी शाम मैंने यहाँ अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर दिया। सहन में पीपल के दरख्त के पत्ते बिखरे हुए थे। झाड़ू लेकर इनकी सफाई पर तुल गया और पंडिताइन के चेहरों की लकीरों में कुछ कमी वाक़या हुई। मैंने पूरा सहन साफ कर दिया था और रात होने पर चारपाई पर जा लेटा था। दिमाग को अजीब सी बंद सी कैफियत का एहसास हो रहा था और मैं हर एहसास को जहन से झटक कर आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। पंडित जी के घर दूसरा, तीसरा और चौथा दिन गुजर गया। बड़े दिलचस्प आदमी थे। मैं इन्हीं तक महदूद था और मैंने बाहर जाकर कुछ देखना जरूरी नहीं समझा था। जो कुछ देख चुका था वो ही काफी था। चौथे दिन पंडिताइन साड़ी का पल्लू कमर के गर्द आड़ से पंडित जी के सामने आ खड़ी हुई। 1 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, 3 दिन का मेहमान, क्या तुम्हारा ये मेहमान हमारे लिए बलाया जान नहीं हो गया? इन्होंने आंखें निकालते हुए कहा। अरे अरे अरे, बके जा रही है। ये बात पीछे भी तो की जा सकती थी। मैं औरत हूँ खरी, जो कहती हूँ सामने कहती हूँ। कब तक ये मेहमान रहेगा हमारे यहाँ? ये मेहमान है कहाँ? पंडिताइन, मैंने तो इसे घर के काम काज के लिए रख लिया है। 2 रोटियां खाएगा, 2 साल 1 जोड़ी कपड़ा बना देंगे और बस, पंडित जी ने कहा और पंडिताइन इस बात से खुश हो गई। इन्होंने इस हकीकत से मुझे बखूबी कबूल कर लिया था। क्या बुरा था, वैसे भी कौन से तीर मार रहा था। बस बेकार जिंदगी का बोझ जिसे कहीं भी रहकर घसीटा जा सकता था। अब तो आरजुएं भी मरती जा रही थीं।
कब तक जिंदा रखता अपने आप को, कैसे जिंदा रखता। सेहन की झाड़ू, इसके बाद भैंस की देखभाल, इसके लिए कटी करना, सानी बनाना, इसे नहलाना, फिर घर की सारी सफाई, बाजार का सौदा सलफ लाना, ये मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। वैसे जिम्मेदारी मामूली नहीं थी। सुबह मुँह अंधेरे उठता तो शाम ही हो जाती थी। अब तो पंडित जी का साथ ही मुश्किल से ही मिलता था। अलबत्ता वो जब भी मुझसे मिलते इनकी आंखों में तासुफ के आसार नजर आने लगते थे। मेरा हुलिया खराब से खराब तक हो गया था। पंडित जी ने एक शाम मुझसे कहा, ऐसे तो तेरी अर्थी निकल जाएगी प्रभु, मर जाएगा तो काम काज करते करते। ये आजकल कुछ ज्यादा ही काम होने लगा है। देखा तूने, औरतें ऐसी होती हैं। शादी मत करियो बालक, ये हमारी हिदायत है तुझे, वरना इससे ज्यादा काम पड़ जाएंगे। मगर कुछ करना पड़ेगा तेरे लिए। तुझे इतना काम करते देखकर तो हमें बड़ा ही अफसोस होता है। नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं। कामों में तो जी लग जाता है और दिन गुजरने का पता भी नहीं चलता। अंग अंग जो टूट जाता होगा, इसकी बात कभी नहीं करेगा। आदमी शरीफ है प्रभु, इसमें कोई शक नहीं है। सोचेंगे कि क्या करें। पंडित जी अगर सोच रहे हो तो सोच रहे हो, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। यहाँ रहकर दिल और दिमाग को एक अजीब सा सुकून मिला था। मैंने सारी सोचें भी जहन से निकाल डाली थी। वो रिश्ते, वो नाते जिनकी तड़प मैंने दिल को मायूसियों के अंधेरों में डबो दिया था, सब कुछ बुला दिया था मैंने। सुबह जागता और अपने कामों का आगाज कर देता। पंडित जी के भोजन सुनने को मिलते और पंडिताइन की झिड़कियां और गालियां। इन्होंने सब कुछ भूलकर एक मालकन का रवैया अख्तियार कर लिया था, एक बेहद बदमिजाज मालकन का। हर काम में कीड़े निकालती थी, बात पर झिड़कियां सुनाती थी, लेकिन मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती थी। मैं जानता था कि मेरी तजलील हो रही है और हो सकता है ये चीज मेरे लिए बायस निजात बन जाए। मगर पंडित के अंदाज में अब संजीदगी पैदा हो गई थी। पंडिताइन से अमूमन डरते डरते रहते थे, कुछ कहने की मजाल नहीं होती थी। कोई ऐसी तरकीब सोच रहे थे शायद जिससे बकौल इनके मेरा कल्याण हो सके। फिर एक दिन छुट्टी का दिन था, गालबन कोई हल्का फुल्का त्योहार भी था। पंडिताइन ने सुबह ही सुबह मुझसे सारे घर की सफाई कराई थी और मेरे सर पर खड़े होकर एक एक चीज की निगरानी करती रही थी। पंडित जी बैठे हुए थे। अचानक ही इन्होंने मुझसे कहा, प्रभु तूने अपना हाथ नहीं दिखाया कभी मुझे। हाथ? मैंने पंडित जी को देखा। हाँ, देखे तो सही तेरी रेखाएं क्या कहती हैं। बस दिमाग मत खराब करो इसका पंडित जी। इसकी रेखाएं जो कुछ कहती हैं वो तुम्हें कभी नहीं मालूम होगा। बेकार इसका मन खराब करोगे, काम करने दो इसे। अरे भाग्यवान, कुछ पता तो चलना चाहिए कौन कितने पानी में है। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि इसके हाथ में चोरी की लकीर है या नहीं। चोरी की तो और क्या, घर खुला रहता है। किसी दिन भैंस ले गया तो बता, तो क्या तू मुझे दूसरी भैंस खरीद कर दे सकेगी? पंडिताइन हौल कर खामोश हो गई। पंडित जी ने एक आंख दबाई और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर सामने कर लिया। कान से पेंसिल निकाल कर कागज पर लकीरें खींचने लगे और फिर एकदम उछल पड़े। हे भगवान, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? पंडिताइन करीब ही खड़ी हुई थी, चौंक कर बोली, हाय राम, क्या हो गया? अरे तेरा सत्यानाश, तूने अपने साथ मेरी भी लुटिया डबो दी। पंडित जी इंतहाई खौफजदा लहजे में बोले। पंडिताइन के चेहरे का रंग भी बदल गया था। करीब आकर बैठ गई और बोली, क्या हो गया, क्या हो गया? बस ये समझ ले, हो गया वो बहुत बुरा हो गया और जो हो चुका है इससे आगे नहीं होना चाहिए। हे प्रभु जी, माफ कर दें, हमें क्षमा कर दें। गलती हो गई प्रभु जी, गलती हो गई। जो कुछ हुआ गलती से हुआ। मैं फटी फटी आंखों से पंडित जी को देखने लगा तो पंडित जी अपनी पत्नी की तरफ रुख करके बोले, प्रभु महाराज का हाथ तो देख जरा, नजर तो डाल। एक नहीं 7 सितारे जगमगा रहे हैं इनकी रेखाओं में। ये देख, 1 2 3। वो पेंसिल से इशारे करके सितारे गिनाने लगे और पंडिताइन मेरे हाथों में सितारे तलाश करने लगी, जबकि मुझे खुद इन सितारों की झलक कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसे लोग महान होते हैं। 7 पूर्णियां हैं इनकी रेखाओं में और किसी भी समय 7 पूर्णियां इनका घेरा कर सकती हैं और ऐसे लोग अचानक ही देवता बन जाते हैं। प्रभु महाराज, आप तो देवता हैं हमारे लिए, हमारे भाग भी बदल दें। प्रभु महाराज, ये भागवती, ये भागवती। पंडित जी दोनों हाथ जोड़कर औंधे हो गए। पंडिताइन के चेहरे पर भी किसी कदर खौफ के आसार नजर आने लगे थे। इन्होंने आहिस्ता से कहा, मुझे क्या मालूम था, ये तो हैं ही ऐसे। मगर ये 7 पूर्णियां, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुझे भी उल्लू बना रहे हो।
तुम्हारी ज्योतिष और मैं इसे मान लूं? कभी कोई बात सच भी कही है तुमने? पंडित जी सीधे होकर पंडिताइन को घूरते हुए बोले, देख दियो रानी, सारी बातें मान ली मैंने तेरी, जीवन भर तेरी मानता रहा हूँ, मगर इस बात में तूने कोई बुराई निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों इसे बहका रहे हो? काम काज से भी जाएगा ससुरा। पंडिताइन ने कहा, तेरी मर्जी, सोच ले, जितना इसे सताएगी बाद में इतना ही नतीजा भुगतना होगा तुझे। अब तू जाने और तेरा काम। मुझे जरूर क्षमा कर दे महाराज, बल्कि पूरन महाराज, पूर्णिया आपका घेरा जरूर डालेंगी किसी भी दिन, किसी भी समय, ये मैं कह देता हूँ। मगर इस समय आप सिर्फ देवरानी की तरफ रुख करेंगे जो आपके साथ ज्यादती करती है। मेरा कोई दोष नहीं होगा इसमें। लो, मैं कौन सी ज्यादती करती हूँ? घर के काम काज ही तो करा लेती हूँ ठीक तरीके से। ना करें? हम कौन सा कहते हैं इनसे, हम खुद कर लिया करेंगे अपना काम। अरे वाह, 7 पूरियां घेरा डालेंगी, देखेंगे कैसे घेरा डालेंगी, पंडिताइन ने कहा और पांव पटकती चली गई। मैं पंडित जी का चेहरा देख रहा था। पंडित जी बोले, क्या समझा? और पंडित जी का कहना काफी हद तक दुरुस्त ही साबित हुआ। पंडिताइन की जुबान एकदम बंद हो गई थी। मुझे खुद भी घर के काम काज से दिलचस्पी थी, अपनी पसंद से सारे काम कर लिया करता था, लेकिन अब पंडिताइन ने मेरा पीछा छोड़ दिया और अमूमन मुझसे दूर ही रहती थी। पंडित जी के इस नाटक पर अक्सर मुझे हंसी आ जाती थी, मगर मैं खुद घर के कामों में उलझकर अपना जहन बटाए रखता था। पंडित जी सच्चे ज्योतिषी थे या नहीं, मैं नहीं जानता था। दाल रोटी अलबत्ता कमा लिया करते थे और लोग इनके पास आते रहते थे। मगर पूर्णमासी की रात अजीब वाकया हुआ। पूरे चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। मैं पीपल के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। पंडित जी पूर्थी सजाए बैठे थे। पंडिताइन किसी बात पर इनसे उलझ रही थी कि अचानक से इनमें अजीब सी रोशनी फैल गई। इतनी रोशनी के पूरा घर जगमगाने लगा। दनक के 7 रंग में बटी हुई 7 दोशीजाएं न जाने कहां से नमूदार हुई थीं और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही थीं। इनके हाथों में तरह तरह के गैर मनोस साज थे और होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर पंडित जी को देखा कि शायद मेरा वहम हो, मगर पंडित जी और पंडिताइन की आंखें भी फटी हुई थीं और दोनों थर-थर कांप रहे थे। मैंने परेशान नजरों से इन औरतों को देखा। एक से एक बढ़कर हसीन थी। इन्होंने जगमगाते हुए लिबास पहन रखे थे। सब की आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। वो पीपल के दरख्त के नीचे मेरे चारों तरफ 2 जानू होकर बैठ गईं। अपने साज इन्होंने सामने रख लिए और फिर फजा में इन साजों की आवाज उभरने लगी। एक ऐसा सैर अंगेज नगमा फूटने लगा कि दिल खींच जाए। कुछ देर साजों की आवाज उभरती रही, फिर इनकी आवाजें बुलंद हुईं। वो कुछ गा रही थीं। सुर हसीन था, आवाजें दर्द भरी लेकिन बोल ना मालूम। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस दिमाग सोचता हुआ महसूस हो रहा था। पंडित काशीराम और दियोमती भी निगाहों से ओझल हो गए थे। देर तक ये नगमा जारी रहा, फिर उठकर खड़ी हुई। इन्होंने सांस बुलंद की और वो इनके हाथ से गायब हो गए। फिर अचानक इनके हाथों में चिरागों से जगमगाती चांदनी की थालें आ गईं। थालियों में 7 चिराग रोशन थे। वो थालियां कंधे पर बुलंद किए मेरे गिर्द रक्स करने लगी। रक्स का ये अंदाज भी बेहद दिलनशीन था। एक एक मेरे सामने आती, थाल को मेरे सर से छूती हुई पैरों तक ले जाती, फिर दूसरे के लिए जगह खाली कर देती। ये शुगल भी खूब देर तक जारी रहा। चांद आधे से ज्यादा सफर कर चुका था तो इन्होंने अपना ये शुगल खत्म कर दिया और फिर मैंने आखिरी हैरत अंगेज मंजर देखा। वो अचानक जमीन से बुलंद होने लगी। इनके पैरों ने जमीन छोड़ दी। 7 की 7 बुलंद हो रही थीं। वो पीपल के दरख्त से ऊंची हो गईं, ऊंची और ऊंची। यूं लग रहा था जैसे 7 कंदीलें फजा में ऊपर उठती चली जा रही हैं, यहाँ तक कि वो टिमटिमाते हुए मध्यम सितारों की मानद हो गई। फिर ये सितारे भी डूब गए। मैं खुद भी इसी अनोखे मंजर में इतना खो गया था कि बाकी सब मेरी नजरों से ओझल हो गया था। पंडित काशीराम और इनकी धर्म पत्नी भी याद नहीं रहे थे। जब सब कुछ नजरों से दूर हो गया तो मुझे वो दोनों याद आए और मेरी नजरें इनकी तरफ उठ गईं। पंडिताइन तो ऊंधी पड़ी हुई थी और पंडित जी को जाड़ा चढ़ा हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही कांप रहे थे, वो जैसे सख्त सर्दी लग रही हो। मैं अपनी जगह से उठा और पंडित जी की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था पंडित जी सिमटते चला रहे थे। वो मुंह ही मुंह में कुछ बदबदा भी रहे थे। ये सब क्या था पंडित जी? मैंने पूछा। क्षमा कर दो महाराज, अंधे हैं हम, अंधे हैं।
तुम तो देवता हो महाराज। हे भगवती, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो हमें। काशी राम जी मेरे पैरों की तरफ लपके। अरे अरे काशी राम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जल्दी से पीछे हट गया। ये भगवती, क्षमा कर दो हमें, इसे भी क्षमा कर दो। हमने तो ठठोल किया था, हमें क्या मालूम था कि तुम सचमुच पूरन भगत हो। ये पूरन भगत, हमें क्षमा कर दो। अरे उठ, अंदर चल, बेहोश हो गई है महाराज, इसे माफ कर दो। हम संसार बास क्या जाने कौन किस रूप में है। मेरी बात सुने पंडित जी, मैंने परेशान होकर कहा। बस एक बार महाराज, हम सच्चे ज्योतिषी नहीं हैं, नाटक करते हैं पेट भरने के लिए। दियोमती, अरे उठ जा कमबख्त, अरे उठ जा वरना मारी जाएगी। पंडित जी दहशत के आलम में बेहोश पंडितायन को झंझोड़ने लगे। वो मेरी कुछ नहीं सुन रहे थे, बस अपनी कही जा रहे थे। मैं पानी लाता हूँ, मैंने कहा, और पानी लेने चल पड़ा। खुद मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। मैं पानी लाया, पंडितायन को खूब नहलाया गया, तब कहीं जाकर होश में आई। मुझे देखकर चीख मारी और पंडित जी से लिपट गई। अरे अरे, गिराएंगी क्या? हथनी की हथनी हो रही है। अरे सीधी हो, चल अंदर चल। पंडित जी ने इन्हें धक्का दिया और खुद मेरी तरफ देख कर रहे थे। बमुश्किल तमाम वो पंडितायन को संभाले अंदर दाखिल हो गए। फिर इन्होंने दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। हालांकि इससे पहले ये दरवाजा कभी नहीं बंद होता था। मैं बेबसी से ये सब कुछ देखता रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को कैसे समझाऊं। मैं तो खुद इनसे समझना चाहता था। फिर कुछ न बन सका तो वापस आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। वो अनोखा मंजर बार बार आंखों में आ रहा था। न जाने वो कौन थी और ये सब क्या कर रही थी। पीपल के पत्तों को तकते नींद आ गई और फिर गहरी नींद ने सब कुछ भुला दिया। सुबह को हमेशा की तरह जल्दी आंख खुली थी। आदत पड़ गई थी। पंडितायन दूध दोहने की बाल्टी एक मखसूस जगह रख दिया करती थी और मैं जाकर पहला काम यही किया करता था। इस वक्त भी जाकर इधर ही का रुख किया, मगर दूध का बर्तन अपनी जगह मौजूद नहीं था और इसे न पाकर मुझे रात के वाकयात एकदम याद आ गए थे। मैं उछल पड़ा, आंखें जोर जोर से बंद करके खोली। रात के वाकयात ख्वाब नहीं थे। पंडित जी खौफजदा होकर अंदर जा घुसे थे और इन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और शायद इसी खौफ के आलम में आज दूध का बर्तन भी अपनी जगह नहीं पहुंचा था। कुछ देर सोचता रहा, फिर आगे बढ़कर दरवाजे के करीब पहुंचकर अंदाजा हुआ कि दरवाजा खुला हुआ है। पंडित जी, चाची जी, दूध की बाल्टी दे दें। मैंने आवाज लगाई मगर अंदर खामोशी ही रही। दरवाजे को धकेल कर मैं अंदर दाखिल हो गया। रसोई से दूध की बाल्टी लेकर भैंस के पास आ गया और अपना काम मुकम्मल करके दूध गर्म करके चूल्हे पर रख दिया। भूख लग रही थी। दूध का एक गिलास पीकर बाहर निकल आया। अहाता साफ किया। पंडित जी और पंडितायन न जाने कहाँ चले गए थे। इंतजार करता रहा। 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 और 2। अब तो आधा दिन गुजर चुका था। अचानक दिल में ख्याल आया कि कहीं खौफजदा होकर घर से भाग तो नहीं गए होंगे। इस तस्वर से खुद हैरतजदा रह गया। घर इनका था, इनके बगैर तो यहाँ रहने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। आह, ऐसा ही हुआ है। अब इन्हें कहाँ तलाश करूं? वो इस घर के मालिक हैं। अगर मेरी वजह से खौफजदा हुए हैं तो मुझे घर छोड़ देना चाहिए। वो कहाँ चले गए? इन्हें कहाँ तलाश करूं? हो सकता है किसी से पूछने से पता चल जाए। अहाते में धूप चिलचिला रही थी। इंतहाई गर्म दिन था, मगर इस ख्याल के बाद घर में बैठे रहना भी मुमकिन नहीं था। चुनाचा अहाता अबूर करके दरवाजे पर आ गया। गर्म लौ के थपेड़ों ने मिजाज पूछा। अंदर तो फिर भी पीपल की वजह से अमन था, मगर बाहर दफातन बेशुमार लोगों पर नजर पड़ी जो पंडित जी के घर के सामने वाले मैदान में सर जोड़े बैठे हुए थे। मैले कुचैले चीथड़ों में मलबूस वो कतारें बनाए बैठे हुए थे, बिल्कुल खामोश। मैं हैरानी से आगे बढ़ा और अभी इनसे चंद कदम दूर था कि अचानक वो उछल उछल कर खड़े होने लगे। तब मैंने इन्हें बगौर देखा और मेरे बदन में खून की गर्दिश रुक गई। आह, वो इंसान नहीं थे। लातादाद भयानक सूरतें मेरे सामने थीं। छोटे छोटे काद, चीथड़ों में लिपटे, पतली टांगे, सूखे हाथ, गंजे सर और बड़ी खोपड़ियां। मैं दहशत के आलम में पलटा और दरवाजे से अंदर घुस जाना चाहा था, मगर वहां तो कोई दरवाजा नहीं था। पंडित जी का घर ही गायब हो गया था। पीछे वसी मैदान नजर आ रहा था। मैं आंखें फाड़ कर रह गया। पंडित जी का मकान कहाँ रह गया? फिर गड़बड़ शुरू हो गई। फिर किसी मुसीबत ने मेरी तरफ रुख कर लिया। अब क्या करूं? क्या पूरी बस्ती ही गायब हो गई? मगर सामने के रुख पर बहुत दूर मकानात नजर आ रहे थे और मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था
कि अब इनके दरमियान से गुजर कर आगे बढ़ूं। मैं लरजते दिल को संभाल कर आगे बढ़ा और वो इस तरह अदब से पीछे हट गए जैसे मुझे रास्ता देना चाहते हो। मैं इनके बीच से निकल कर आगे बढ़ा तो पूरा मजमा मेरे साथ हो लिया। वो मार्च पास्ट करते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। दम ही निकला जा रहा था। खौफ के आलम में सोचने समझे की कुव्वतें गुम हो गई थीं। दफतन ठोकर लगी और गिरने से बचने के लिए कई कदम दौड़ना पड़ा। शैतानी ग्रोह पीछे रह गया और मैंने इस मौके से फायदा उठाया। एकदम दौड़ लगा दी, मगर खुदा की पनाह इन्होंने भी दौड़ना शुरू कर दिया। इनके कदमों की धमक और हौलनाक आवाजें सुनकर घरों के दरवाजे खुलने लगे, मगर जब मैं इन घरों के दरमियान से गुजरा तो हर घर से दहशत भरी चीखें उभरने लगी। इसका मतलब है कि वो दूसरों को भी नजर आ रहे थे। कौन है ये? कौन है? यकीनन ये भयानक वजूद इंसान नहीं थे। मैं दौड़ता हुआ एक बाजार में पहुंच गया। दुकानें खुली हुई थी। धूप और गर्म हवा की वजह से खरीदारी तो नहीं हो रही थी, मगर दुकानदार दुकानों पर मौजूद थे। इन्होंने हैरानी से इस जुलूस को देखा और फिर इनका भी वही हशर हुआ। बहुत सौ ने दुकानों की शटर गिरा दिए और बहुत से दुकान से उतरकर भागे। मैंने रफ्तार सुस्त की तो मेरे पीछे दौड़ने वाले की रफ्तार भी सुस्त हो गई। वो मेरा पीछा छोड़ने पर तैयार नहीं थे। दौड़ना तर्क करके सुस्त कदमी इख्तियार की, मगर इनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन नजर आ रहा था। फिर किसी तरह पुलिस को खबर हो गई। जो ही बाजार खत्म हुआ एक बड़ी सड़क आई। मैंने सामने से पुलिस की 2 गाड़ियां आते हुए देखी। पुलिस को देखकर मेरी जान ही निकल गई। अब आई मेरी शामत। मैंने सोचा और रुक गया। पुलिस गाड़ियां तेज रफ्तारी से मेरे करीब पहुंच गईं और इनसे लाठी बिरदार पुलिस वाले नीचे कूदने लगे। दोनों गाड़ियों से पुलिस अफसर भी नीचे उतरे थे। ए, कौन हो तुम? एक अफसर ने कड़क कर मुझे देखा और फिर मेरे पीछे मजमे को देखते हुए कहा, मगर फिर वो सिर्फ इन्हीं को देखता रह गया। मेरे ताक़ब करने वाले हौलनाक भूतों ने बोलना और मिनमनाना शुरू कर दिया था। वो दबी दबी आवाज में हंसने भी लगे। इनकी सूरतें और हुलिये ही कौन से कम भयानक थे कि इन्होंने एक और अमल भी शुरू कर दिया था। वो दूर तक फैल गए। फिर इनमें से एक ने अपनी खोपड़ी छानों से उतार कर दूसरी की तरफ फेंकी और दूसरे ने इसे गेंद की तरह लपक लिया। फिर इसने वो खोपड़ी तीसरी की तरफ फेंक दी। फिर वो सब के सब ही खेल खेलने लगे। दोपहर का वक्त था, हू का आलम और ये भयानक खेल। पुलिस के जवानों ने पहले तो आंखें फाड़ फाड़ कर ये खेल देखा, फिर हल्क फाड़ फाड़ कर चीखते हुए जिधर मुंह उठा दौड़ पड़े। अफसर जहां तक मुमकिन हो सका दिलेरी का मुजाहरा करते रहे। फिर इनमें से एक चीखता हुआ एक पुलिस गाड़ी के नीचे घुस गया और दूसरा जान तोड़कर मुखालिफ सिमत भागा। मैंने भी मौके से फायदा उठाने की कोशिश की और इसी पुलिस अफसर की तरफ दौड़ पड़ा। मैं इसके पीछे निकल जाना चाहता था, मगर अफसर कुछ और ही समझा। इसने मुझे अपना पीछा करते हुए देखकर बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया। हरे हरे मर गया रे, हरे मैं, हरे बचाओ राम दियाल, हरे रामू, होए होए होए। वो ठोकर खाकर गिर पड़ा और मैं चूंकि इसकी सीध में दौड़ रहा था इसलिए इसे उलझकर इसके ऊपर ही जा गिरा। अफसर कटने वाले बकरी की तरह चीखा और साकत हो गया, मगर मैं चोटों को भूलकर फिर उठा था। निगाह पीछे भी उठी थी। वो अपने अपने सार दूसरों से मांग कर इस तरह शानों पर रख रहे थे जैसे टोपियां पहन रहे हों, और फिर वो मुस्तैदी से दोबारा मेरे पीछे लग गए। मैं पुलिस अफसर को भूलकर फिर दौड़ पड़ा था। आबादी खत्म हो गई और कुछ दूर जाकर सड़क भी खत्म हो गई। आगे कच्चा रास्ता आ गया था और इससे आगे खेतों का सिलसिला शुरू हो गया था। न जाने किस तरह मैं खुद को संभाले हुए था, वरना इस आलम में हरकत कल भी बंद हो सकती थी। निकला था पंडित जी और पंडिताइन को ढूंढने, और ये आफत गले पड़ गई थी। मैंने एक लम्हे के लिए रुककर खेतों पर नजर दौड़ाई। खेतों के बीचों बीच मुझे एक पगडंडी नजर आई तो मैं इस पगडंडी पर हो गया, लेकिन साहब कहाँ? मेरे जानिसार बदस्तूर मेरा ताक़ुब कर रहे थे। वो खेत नोंद रहे थे। इन्होंने अपनी गर्दनें शानों से उतार कर मजबूती से अपने बाजुएं पकड़ी ली थी ताकि वो कहीं गिर न जाएं, और वो मेरा पीछा कर रहे थे। खेतों का सिलसिला तो तहद्दे निगाह चला गया था। चीखें खेतों में भी सुनाई दी। ये इन गरीब किसानों की चीखें थी जो खेतों में काम कर रहे थे। औरतें भी चीखी थी, मर्द भी चीख रहे थे, मगर मेरा पीछा किसी तरह नहीं छूट रहा था। बहुत फासला तय हो गया और अब मेरे दौड़ने की कुव्वत भी जवाब दे गई थी। कहाँ तक दौड़ता? सांस बुरी तरह फूल गया था, चेहरा सुर्ख हो गया था। बमुश्किल तमाम मैंने खुद को जमीन पर गिरने से बचाया और एक जगह बैठकर बुरी तरह हाँपने लगा।
वो सब फिर मेरे गिर्द मजमा लगाकर इकट्ठे हो गए और अजीब व गरीब अंदाज में उछलने लगे। फिर शायद कुछ और हुआ। थोड़ी देर के बाद बैलों की घंटियों की आवाजें सुनाई दी थी और मैंने एक बहुत ही खूबसूरत रथ देखा। ये रथ आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। साजो सामान से सजा हुआ था और बड़ी खूबसूरती से बनाया गया था। रथ करीब आ गया और रथ से एक रथबान नीचे उतरा। ये अच्छी खासी शक्ल सूरत का मालिक था। पीले रंग की धोती और कुर्ता पहना हुआ था। गले में मालाएं पड़ी हुई थीं। बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर तिलक। मेरे सामने आकर इसने दोनों हाथ सीने पर बांधे और नीचे झुककर बोला, रथ हाजिर है महाराज, जहाँ चलना हो रथ में बैठ जाएं। हमें आज्ञा दीजिए, हम ले चलेंगे आपको। भाग जाओ, मैं कहता हूँ भाग जाओ, यहाँ से ले जाओ ये रथ, मुझे नहीं बैठना इसमें। मैं कहता हूँ भाग जाओ। रथबान ने खौफजदा सी शक्ल बनाई, गर्दन खाम की और मरे मरे कदमों से चलता हुआ वापस रथ में ब्या बैठा और इसके बाद इसने बैलों को वापस हाँक दिया। कुछ देर के बाद यह रथ मेरी नजरों से गायब हो गया, लेकिन वो मजमा पीछे नहीं छोड़ रहा था। मैंने थक हार कर इनसे कहा, आखिर तुम कौन लोग हो? क्यों मेरे पीछे लग गए हो? क्यों लगे हुए हो मेरे पीछे? इनमें से एक खौफनाक शक्ल का शख्स आगे बढ़ा। इसकी गर्दन शानों पर ही थी। इसने मनमनाई हुई आवाज में कहा, बेर हैं महाराज, आपके 171 हैं पूरे। हमें आपकी सेवा का हुक्म दिया गया है। कहा गया है कि हर वक्त आपकी सेवा में रहें और इस तरह मुझे दौड़ाते रहो। महाराज, आपका साथ देना ही था। आप चले सो हम चले, आप दौड़े सो हम दौड़े। हम तो बेर हैं आपके, आपकी प्रजा हैं महाराज, आपकी प्रजा हैं हम। क्या तुम अपनी ये सूरतें गुम नहीं कर सकते? मैंने गुराए हुए लहजे में कहा, कर सकते हैं। इस शख्स ने मासूमियत से जवाब दिया। इसे शख्स कहना इसके लिए अजीब सा बेशक लगता है, लेकिन मैं किसी ऐसे जानदार को क्या कहूँ जिसके 2 हाथ 2 पाँव, सर, गर्दन, आंखें सब कुछ हो, बस जरा हैबत बदली हुई हो। मेरे इन अल्फाज के साथ ही अचानक सारा मजमा निगाहों से ओझल हो गया और मैं मुंह फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल थी। लग रहा था कि वो सब के सब यही मौजूद हैं, लेकिन बस आंखों से ओझल हो गए हैं। आह, क्या करूं मैं, क्या करूं? मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। इतना दौड़ा था कि भूख लगने लगी थी। 1 गिलास दूध ही तो पिया था, भला इससे क्या होता? मैंने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर इधर उधर देखा और इसी वक्त वो शख्स फिर नमूदार हुआ।